सो नेक्स्ट पोर्शन है लिक्विड स्टेट इज सरफेस टेंशन। मैंने आपको बताया था लिक्विड्स की तीन मेजर प्रॉपर्टीज हैं, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट वेपर प्रेशर इन द लास्ट लेक्चर। अभी नेक्स्ट पोर्शन लिखना है सरफेस टेंशन। मेजरली सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, बट केमिस्ट्री में थोड़ा सा पोर्शन है तो मैं उसके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है सरफेस टेंशन होता क्या है। सो बेसिकली इफ यू नोटिस की जो लिक्विड सरफेसेस होती हैं वो नॉर्मली एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। ठीक है, तो उस पर जो स्ट्रेस्ड बिहेवियर आ रहा है उसके लिए हम लोग टेक्निकल टर्म यूज करते हैं सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिख लेना है। राइट ऑन, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो अगर सपोज करो हमने कोई एक लिक्विड सरफेस ली, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो इस लिक्विड सरफेस पे अगर एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, जो देखो ए बी लाइन बनाई हुई है, उसमें दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगाए हैं। तो मतलब ए बी के लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है वो राइट साइड में फोर्स एफ लगा रहा है, और जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो लेफ्ट साइड में फोर्स एफ लगा रहा है। तो इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है, उसका फोर्स पर यूनिट लेंथ जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सो राइट डाउन, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन अ सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो अगर हम सरफेस टेंशन को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करें तो उसकी वैल्यू बन जाएगी एफ बाई एल। सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू एफ बाई एल। ठीक है, यहाँ पे जो एफ है वो फोर्स है जो कि कॉमन फोर्स है एक F is a common magnitude of force exerted on each other by two parts of the surface across the line of length L। मतलब जो आपने लाइन ज्वाइन करी है जिसकी लेंथ L हमने लिखी हुई है, उस लाइन के अक्रॉस जो दोनों पार्ट बन रहे हैं वो दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर जो कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसको बोलते हैं F यहाँ पे। और जो लाइन की लेंथ है दैट इज L। सो दिस F by L इज बेसिकली सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से हमारी सारे के सारे लिक्विड सरफेसेस जो है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहे हैं। तो उसकी जो सरफेस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी पर यूनिट लेंथ पे जो डेटा बन रहा है उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं सरफेस टेंशन। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, जिसमें क्वेश्चन आता है। सो सरफेस टेंशन की यूनिट हुई न्यूटन पर मीटर। अब देखो कोई भी सरफेस जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है तो उसके ऊपर जो स्ट्रेचिंग बिहेवियर आ रहा है उसके लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो अपना टर्म लिखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बाय 1 यूनिट इज डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी, और इसकी यूनिट होगी जूल्स पर मीटर स्क्वायर। अपना टर्म लिखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बाय 1 यूनिट इज डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी एंड इट्स यूनिट इज जूल्स पर मीटर स्क्वायर। तो अगर कोई भी लिक्विड अपना लोएस्ट सरफेस एरिया लाना चाहेगा तो दैट इज ओनली पॉसिबल इन द स्फेरिकल शेप। इसलिए ज्यादातर लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। अगर उन पर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं काम करेगा तो वो परफेक्ट स्फीयर होता है, ग्रेविटी इफेक्ट काम करेगा तो वो ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज द प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, जिस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। अगला टर्म लिख लीजिए, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ लिक्विड विल बी व्हेन the lowest energy state of the liquid will be when surface area is minimum and spherical shapes satisfies this condition। spherical shapes satisfies this condition। इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल लिख लीजिए सरफेस टेंशन के। तो 4-5 मेजर एप्लीकेशंस हैं जो अपने कोर्स रीजन में फॉलो करते हैं। सबसे पहले मर्करी ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल। अगर आप मर्करी ड्रॉपलेट नोटिस करेंगे तो इट इज ऑफ स्फेरिकल शेप। सो मर्करी ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। फर्स्ट एप्लीकेशन, तो क्वेश्चन ऐसे आता है, कोई भी एप्लीकेशन लिख दिया और पूछा दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ, तो आंसर लिखना होगा सरफेस टेंशन, या फिर अगर लिखा एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन आर तो इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा। दूसरा केस देखो, ग्लास जो होता है वो सुपर कूल लिक्विड होता है। तो अगर हमें ग्लास की शार्प एज को अगर कभी भी स्मूदन करना होगा तो उसके लिए हम उसको हीट कर देंगे। तो अगला केस देखो, शार्प ग्लास एजेस आर हीटेड टू मेक देम स्मूथ। तो अब क्या होगा, ग्लास सरफेस अगर शार्प एज है और आपने उसको हीट करा तो उसका लिक्विड कैरेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन अप्लाई होना शुरू होगा। सरफेस टेंशन अप्लाई हुआ तो क्या करेगा, वो अपनी सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहेगा। तो शेप कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल।
तो जो शेप शार्प एज थी वो स्मूथ हो जाएगी अपने आप, स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट होके। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, लिक्विड टेंड्स टू राइज इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब उसको बोलते हैं जो ऐसी ट्यूब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निग्लिजिबल हो। बहुत थिन ट्यूब्स जो होती हैं जिनमें क्रॉस सेक्शनल एरिया लगभग निग्लिजिबल होता है, उनको अगर किसी वाटर बॉडी में रखो तो उनके ऊपर अपने आप वाटर राइज हो जाता है। सो लिक्विड टेंड्स टू राइज और फॉल इन अ कैपिलरी, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन इज, कोई भी सब्सटेंस अगर वेट होगा तो दैट इज वेट बिकॉज ड्यू टू लिक्विड इज ओनली बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अगला केस देखो, लिक्विड वेट द थिंग्स बाय स्प्रेडिंग अक्रॉस देम across their surfaces as a thin film. So liquid wet the things by spreading across their surface on thin films. तो जो सरफेस होगी उसके ऊपर एक थिन फिल्म के फॉर्म में वाटर स्प्रेड कर जाता है, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस वेट हो जाता है। एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज, moist soil grains are pulled together because surface area of thin water films is reduced. जैसे अगर रिवर के अंदर देखो तो नीचे जो सॉइल होती है वो एक दूसरे से स्टिक नहीं कर रही होती है क्योंकि फ्लो ऑफ वाटर में है, लेकिन जैसे ही आपने उसको बाहर निकाला तो सॉइल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, मिनिमम सरफेस एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा कि जो मॉइस्ट सॉइल ग्रेन्स होंगे वो एक दूसरे को पुल करना स्टार्ट करेंगे और इसकी वजह से उसमें बाइंडिंग फीचर आ जाता है। सो मॉइस्ट सॉइल ग्रेन्स आर पुल्ड टुगेदर बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ थिन वाटर फिल्म्स इज रिड्यूस्ड। ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोर्शन इज, आपको वो फैक्टर्स समझने हैं जिनकी वजह से सरफेस टेंशन वर्कआउट करता है, इसीलिए केमिस्ट्री में, अदरवाइज इट इज पार्ट ऑफ फिजिक्स। ये दो मेन बातें हैं जिसकी वजह से इस पोर्शन को हमें केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ रहा है। सबसे पहली चीज, सरफेस टेंशन, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। दिस इज फर्स्ट फीचर, मोर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मोर सरफेस टेंशन। तो किसी भी लिक्विड के अंदर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो उस लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। तो मोर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मोर सरफेस टेंशन, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आता जाएगा सरफेस टेंशन बढ़ता जाएगा। राइट। सो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हम क्योंकि केमिस्ट्री में कंपेयर कर सकते हैं इसलिए पोर्शन थोड़ा केमिस्ट्री में भी रेलेवेंट है। अदरवाइज फिनोमेनन ऑफ सरफेस टेंशन इज बेसिकली स्टडीड इन फिजिक्स। दूसरा पोर्शन देखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। ये भी आप आसानी से समझ सकते हो। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो बाइंड होने की कैपेसिटी है वो कम होने लगेगी, तो उस केस में सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने से सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है और टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है। क्लियर। नेक्स्ट फिनोमेनन लिखिए, विस्कोसिटी। तो देखो फिजिक्स में अभी आपने एक टर्म सीखा होगा, फ्रिक्शन। तो दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन काम करता है, वैसे अगर दो लिक्विड सरफेसेस के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन काम करने लगे तो वहां पे हम उसको फ्रिक्शन की जगह नया टर्म बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को अगर आपको सिंपल टर्म में समझना है तो यू कैन से इट इज फ्रिक्शन बिटवीन टू लिक्विड सरफेसेस। सॉलिड सरफेसेस के बीच में तो हमेशा फ्रिक्शन का ही टर्म यूज करते हैं, बट अगर दो लिक्विड सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन आ जाता है तो वी यूज अ टर्म विस्कोसिटी। और आप जानते हो कि अगर फ्रिक्शन अप्लाई होता है तो क्या होता है, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती है। तो रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन काम करता है। वैसे ही विस्कोसिटी के केस में होता है कि अगर एक लिक्विड लेयर मूव कर रही है और दूसरी लिक्विड लेयर उसके ऊपर स्लिप करना चाह रही है तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन उसका मूवमेंट स्लो होता चला जाएगा। तो अगर आप कभी भी वाटर बॉडी को देखो, रिवर के केस में चीज आप आसानी से समझ सकते हो। रिवर के केस में जो सबसे नीचे बॉटम लेयर ऑफ वाटर होगी जो ऑलमोस्ट अर्थ के कांटेक्ट में होगी उसका फ्लो जीरो होगा। उसके ऊपर वाली लेयर थोड़ी स्लो मूव कर रही होगी, उसके ऊपर वाली लेयर और फास्ट मूव हो रही होगी, उसके ऊपर वाली और फास्ट हो रही होगी। जैसे जैसे ऊपर वाली लेयर तक आते जाएंगे तो लेवल फास्ट होता जाएगा। टॉप लेयर सबसे तेज मूव कर रही होती है। इसी फिनोमेनन को अगर आप एक्वेटिक लाइफ से चेक करोगे तो भी आपको समझ आएगा। एक्वेटिक लाइफ में जो एनिमल्स, जो वाटर बॉडीज बहुत एक्टिव होते हैं वो सब टॉप लेयर ऑफ वाटर में होते हैं, और जो लेजी कैटेगरी होती है वो सब नीचे होती है। जैसे क्रोकोडाइल्स वगैरह सब नीचे जाके बैठ जाते हैं। जो फिश होती है वो हमेशा ऊपर वाले लेयर पर मूव करती है क्योंकि ऊपर वाटर का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। ठीक है। तो लिक्विड लेयर्स पे जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ऐसा फ्लो जिसमें कॉन्टिन्यूअस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो रेगुलर ग्रेडेशन में, तो उसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं लेमिनार फ्लो। ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, विस्कोसिटी, लेमिनार फ्लो। सबसे पहले आप टर्म लिखो विस्कोसिटी। सो राइट ऑन, इट मेजर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो which arises due to internal friction between the layers of fluids as they slip past one another while liquid flows.
तो ध्यान रखना है कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, स्टिल लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता. सो इट मेजर्स रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो which arises due to internal friction between layers of fluids as they slip past one another while liquid flows. ठीक है. अब अगर विस्कोसिटी का फिनोमेनन काम करेगा तो उसमें अगला फिनोमेनन जो नोटिस में आएगा हमारा, दैट इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो. When in a flow there is a regular gradation of velocity in passing from one layer to the next, it is called laminar flow. मतलब एक लेयर जिस स्पीड से मूव कर रही है, अगली लेयर उससे ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है, उसकी अगली लेयर उससे ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है, यानी लेयर बाय लेयर जो है वेलोसिटी में ग्रेडेशन आ रहा है, वेलोसिटी का नंबर वैल्यू चेंज होती जा रही है किसी प्रोटोकॉल से. तो ऐसे फ्लो को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं लेमिनार फ्लो. ठीक है. तो अगर विस्कोसिटी का सबसे सिंपल एग्जांपल समझाऊं तो जैसे हनी है, ग्लिसरीन है, ये सब हाईली विस्कस लिक्विड्स हैं क्योंकि इनके फ्लो प्रॉपर्टी बहुत स्लो होती है. एक लेयर दूसरे लेयर पे बहुत हाई फ्रिक्शन अप्लाई करता है, इस वजह से इनका फ्लो स्लो होता है. वाटर के अंदर फ्रिक्शन कम है तो वाटर का फ्लो फास्ट है, यानी कि जितना ज्यादा फ्रिक्शन लगता जाएगा स्पीड उतनी कम होती चली जाएगी, तो विस्कोसिटी का फीचर उतना स्ट्रांगली अप्लाई होता जाएगा. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे अगर हम टेक्निकल टर्म लिखें, वेलोसिटी ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब होता है वेरिएशन. तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा du by dz, जैसे मैंने लेफ्ट में डायग्राम बनाया हुआ, तो आप ध्यान से देखो कि जो बीच वाली लेयर है वो देखो हमारी u स्पीड से मूव कर रही है, और इस वाली लेयर के ऊपर वाली लेयर देखो u प्लस डी से मूव कर रही है, यानी उसकी स्पीड ज्यादा हो गई. और उसके जस्ट नीचे वाली लेयर देखो u माइनस डी से मूव कर रही है, यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर u माइनस डी से, उसके ऊपर वाली लेयर u से, उसके ऊपर वाली लेयर u प्लस डी से, तो रेगुलर ग्रेडेशन हुआ, तो ये लेमिनार फ्लो हुआ. अब एक जो सरफेस है उसका एरिया हमने a एज्यूम किया हुआ है, और दो लेयर्स के बीच के डिफरेंस को dz बोला हुआ है. तो जो du by dz होता है इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये टर्म इंपॉर्टेंट होता है विस्कोसिटी मेजर करने के लिए. सो वी यूज अ टर्म du by dz, दिस इज रिफर्ड एज विस्कोसिटी ग्रेडियंट. तो अगर कोई एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर रही है और उनके बीच में सेपरेशन dz है, और एक लेयर से दूसरी लेयर में जो स्पीड का डिफरेंस आ रहा है दैट इज du, तो हम लोग टर्म यूज करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट du by dz. अब इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर इज F इज इक्वल टू ईटा a du by dz. a जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो अभी हमने मार्क किया ऊपर. F जो है वो फोर्स है जो दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन को मेंटेन करने के लिए काम आ रहा है. ईटा जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे विस्कोसिटी मेजर करते हैं. सो ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो अगर इसकी यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो इट इज पास्कल सेकेंड, या सीजीएस में सी यूनिट होती है पॉइस. यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही पूछा जाता है. ठीक है. सो सीजीएस यूनिट इज पॉइस, और फिर इसका अगर कन्वर्जन देखेंगे तो वन पॉइस जो होता है, वन पॉइस इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड इज पॉइस. और अगर इसी को ऐसा यूनिट से रिलेट करेंगे तो 0.1 kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. बहुत ध्यान से देख लो, इसका कन्वर्जन ज्यादातर लोगों से गलत हो जाता है. सो वन पॉइस इज 1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इट इज 0.1 kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो हम अगर विस्कोसिटी मेजर करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के टर्म में मेजर करते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो कॉमन यूनिट है दैट इज पॉइस सीजीएस स्केल में. ऐसा ही स्केल में यूनिट लिखेंगे तो इट इज पास्कल सेकेंड. समझ में आ गया. ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ए जो है वो एरिया ऑफ प्लेट है जिसके लिए हम वेलोसिटी ग्रेडियंट स्टडी कर रहे हैं. du by dz को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, मतलब dz डिस्टेंस चेंज करने से कितनी स्पीड चेंज हो रही है, तो दैट इज du by dz वेलोसिटी ग्रेडियंट. ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो आप अगर चाहो तो हम लोग ईटा की वैल्यू लिख सकते हैं F by A du by dz. अब देखो विस्कोसिटी का ऑपोजिट टर्म होता है फ्लूइडिटी. ये हमारे लिए ज्यादा कॉमन है क्योंकि हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में इसी को यूज करते हैं. तो फ्लूइडिटी का मतलब होता है कोई भी लिक्विड कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है. सो ग्रेटर द विस्कोसिटी मोर स्लोली द लिक्विड फ्लोज, हेंस लेसर इज फ्लूइडिटी. इससे हम सबसे आसानी से मेजर कर पाते हैं. तो मतलब हम फ्लूइडिटी देख के विस्कोसिटी प्रेडिक्ट करते हैं. जिस लिक्विड का फ्लो फास्ट होगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी, जिसका फ्लो स्लो होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी. जैसे हनी का फ्लो स्लो होता है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ग्लिसरीन का फ्लो स्लो होता है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, वाटर का फ्लो फास्ट है, ऑयल्स के फ्लो फास्ट है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग विस्कोसिटी चेक करेंगे. So greater the viscosity, the more slowly the liquid flows, hence lesser is fluidity. ठीक है.
अब विस्कोसिटी के टिपिकल एग्जांपल्स लिख लो। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल जो पूछा जाता है वो ग्लास को लेके पूछा जाता है। अगर हम किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग में ग्लास जो ग्लास पैन्स लगे होते हैं, उनकी अगर हम थिकनेस मेजर करें तो जो ऊपर की तरफ थिकनेस होगी वो कम होगी और नीचे की तरफ थिकनेस ज़्यादा होगी। रीजन इज क्योंकि ग्लास जो है वो एक सुपर कूल लिक्विड की तरह काम करता है। तो धीरे धीरे सनलाइट की हीट की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे ग्लास का फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। तो ऊपर ग्लास की थिकनेस कम हो जाएगी, नीचे ग्लास की थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। इससे पता चलता है कि ग्लास के अंदर लिक्विड प्रॉपर्टी है, सुपर कूल लिक्विड की तरह काम करता है ये। तो ये एग्जांपल सबसे पहले लिख लो क्योंकि सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है। तो राइट डाउन, ग्लास इज एन एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड। Glass is an extremely viscous liquid. Glass is an extremely viscous liquid because of which windows panes of old buildings becomes thicker at the bottom than at the top. Glass is an extremely viscous liquid because of which window panes of old building becomes thicker at the bottom than at the top. बाकी एग्जांपल सिंपल है, जैसे मैंने अभी आपको हनी और ग्लिसरीन का एग्जांपल बताया। सो हनी और ग्लिसरीन फ्लोज वेरी स्लो एज कंपेयर टू वाटर। सो हनी एंड ग्लिसरीन आर हाईली विस्कस लिक्विड्स। ठीक है। तो जैसे ग्लास पेन का एग्जांपल बताया मैंने, तो ग्लास देखो पहले यूनिफॉर्म थिकनेस का था। आप ऊपर या नीचे दोनों तरफ कहीं भी थिकनेस मेजर करोगे तो जब ग्लास अप्लाई किया गया था तो थिकनेस ऐसे थी। बट चूंकि ओल्ड बिल्डिंग है तो बहुत टाइम से उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, तो उसकी वजह से ग्लास ने अपना लिक्विड कैरेक्टर फॉलो करा, उसकी वेलोसिटी बहुत हायर होती है तो फ्लो बहुत स्लो होता है। इसलिए ओल्ड बिल्डिंग्स में ये चीज नोटिस में आएगी, कम टाइम में इसका फर्क नहीं पता चलेगा। तो ग्लास की थिकनेस देखो ऊपर की तरफ कम हो जाती है और नीचे की तरफ बढ़ जाती है। इससे कंफर्म होता है ग्लास के अंदर लिक्विड प्रॉपर्टी है। और विस्कोसिटी के फिनोमेनन की वजह से ग्लास धीरे धीरे नीचे की तरफ फ्लो करता जा रहा है। तो नीचे वाली थिकनेस बढ़ गई, ऊपर वाली थिकनेस कम हो गई है। इसको दिस इज द एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी। इसका लास्ट हम लिखे फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। उसमें भी दो मेजर फैक्टर है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे सो मोर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मोर विस्कोसिटी। जिस लिक्विड में जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। अगर यहाँ पे एग्जांपल लिखना है तो ग्लिसरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर यहाँ पे एग्जांपल लिखना है, ग्लिसरीन में ग्लिसरीन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तो एक केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे सिखाऊंगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड समझाऊंगा। अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो लिख लो ग्लिसरीन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके अंदर हाई विस्कोसिटी आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज़्यादा क्यों है, तो उसका आंसर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या और प्रिसाइसली लिखना है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो चीज़ हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए केवल इतना ही लिख लो ग्लिसरीन हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस। आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे विस्कोसिटी उतनी कम होती जाएगी, यानी लिक्विड उतना तेजी से फ्लो करने लगेगा। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी इंक्रीजेस। दो फैक्टर और लिख लीजिए। सो दिस कंप्लीट्स योर लिक्विड स्टेट ऑल्सो।